हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो क्लासेज में हम लोग जानने वाले हैं मानव श्वसन तंत्र का जो दूसरा भाग है उसी के बारे में। दोस्तों, मानव श्वसन तंत्र का जो दूसरा भाग होता है वो कहलाता है निचला श्वसन तंत्र, जिसे मैंने आप लोग को पिछली वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास किया था। मैंने उस वीडियो में आप लोग को बताया था कि जो आपके मनुष्य का श्वसन तंत्र होता है उसे मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें जो पहला भाग होता है वो आपका कहलाता है ऊपरी श्वसन तंत्र और जो दूसरा भाग होता है वो कहलाता है आपका निचला श्वसन तंत्र। तो इसी निचले श्वसन तंत्र को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे और साथ ही इससे जुड़े हुए जो आपके श्वसन तंत्र से संबंधित जो मुख्य अंग होंगे इनके कार्य और महत्व को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, हम लोगों ने पिछली वीडियो के माध्यम से जान चुका कि जो आपके मानव श्वसन तंत्र का जो पहला भाग होता है ऊपरी श्वसन तंत्र, वह दोस्तों नासिका से लेकर ग्रसनी तक ही सीमित होता है। अर्थात उस श्वसन तंत्र में आने वाले जो मुख्य अंग होते हैं वो होते हैं नासिका से लेकर ग्रसनी तक ही, यानी नासिका से ग्रसनी तक आने वाले जो आपके श्वसन तंत्र के अंग होते हैं यही दोस्तों ऊपरी श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे कि जब आप ग्रसनी से नीचे जाओगे तो नीचे दोस्तों आपके श्वसन तंत्र से संबंधित जो भी अंग मिलेंगे वो आपके आएंगे किसके अंतर्गत, तो वो आएंगे आपके निचले श्वसन तंत्र के अंतर्गत है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ग्रसनी है वो क्या कहलाता है। तो दोस्तों ये जो ग्रसनी है आपका वो आपके भोजन और वायु मार्ग के लिए एक उभयनिष्ठ मार्ग कहलाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि आपके भोजन और वायु अपने जिस उभयनिष्ठ मार्ग से जाते हैं या दोस्तों गमन करते हैं उसी मार्ग को ग्रसनी के रूप में जाना जाता है। यानी ग्रसनी ही दोस्तों एक ऐसा मार्ग है जो भोजन और वायु दोनों के लिए दोस्तों मार्ग उपलब्ध कराता है। तो दोस्तों जैसे ही आपके भोजन और वायु ग्रसनी से होते हुए नीचे प्रवेश करते हैं तैसे ही उनके सामने 2 ठो द्वार दिखने को मिलता है। मेरी बात को समझना, जैसे ही भोजन और वायु आपके ग्रसनी से होते हुए नीचे प्रवेश करते हैं तैसे ही उनके सामने 2 ठो द्वार देखने को मिलता है, जिसमें से जो पहला द्वार होता है वो कहलाता है कंठ द्वार और जो दूसरा द्वार होता है वो कहलाता है निगल द्वार। जो कंठ द्वार होता है दोस्तों वो वायु के लिए मार्ग उपलब्ध कराता है और जो आपका निगल द्वार होता है यह भोजन के लिए मार्ग उपलब्ध कराता है। लेकिन जैसे ही दोस्तों आपका भोजन इस ग्रसनी में प्रवेश कर नीचे उतरता है तैसे ही दोस्तों आपके कंठ द्वार पर उपस्थित जो आपकी संरचना होती है जिसे हम लोग एपिग्लोटिस के नाम से जानते हैं वो क्या करता है कि कंठ द्वार को बंद कर देता है। बंद इसलिए कर देता है जिससे कि इसका जो निचला दोस्तों जो आपका श्वसन तंत्र का जो अंग है श्वास नली ये क्या हो सके, यह दोस्तों सुरक्षित हो सके, क्योंकि जो आपका श्वसन तंत्र वाला जो श्वास नली आपका दोस्तों इसमें बनाया गया है वो बिल्कुल भी दोस्तों भोजन के लिए उपलब्ध नहीं है बल्कि दोस्तों यह वायु के लिए उपलब्ध है। इसीलिए भोजन से रक्षा करने के लिए इस नली को क्या करता है कि जो एपिग्लोटिस है वो दोस्तों बंद कर लेता है और उस स्थिति में जो भोजन होता है वो क्या करता है कि यह दोस्तों निगल द्वार में प्रवेश कर ग्रास नली में प्रवेश कर जाता है, यानी ग्रास नली से होते हुए वो दोस्तों आमाशय तक चला जाता है। तो आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों कि आपके ग्रसनी के बाद जो आपके 2 ठो द्वार मिलते हैं वो कौन को मिलते हैं, एक को मिलते हैं कंठ द्वार और एक को मिलते हैं आपका निगल द्वार। तो दोस्तों जो आप कंठ द्वार देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसी कंठ द्वार के पास आपका क्या होगा, इसी कंठ द्वार के पास आपका कंठ उपस्थित होगा, जिसे हम लोग लैरिंग्स के रूप में क्या करते हैं, लैरिंग्स के रूप में हम लोग जानते हैं। और ये जो आपका लैरिंग्स है यह भी दोस्तों कहाँ संबंधित है, यह भी दोस्तों आपके मानव श्वसन तंत्र के ऊपरी श्वसन तंत्र में ही संबंधित है। यानी हम समझ सकते हैं कि लैरिंग्स भी आपके ऊपरी श्वसन तंत्र के अंतर्गत ही आता है। तो लैरिंग्स के बाद का जो आप अंग देख रहे हैं कौन कौन दोस्तों, तो ये वाला अंग जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग श्वास नली के रूप में जानते हैं, यही श्वास नली दोस्तों अब किस में आएगा, तो यही श्वास नली दोस्तों आपके निचले श्वसन तंत्र के अंतर्गत आएगा। तो आप यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं इसका जो परिभाषा होगा वो कुछ इस प्रकार से बन सकता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि
कंठ देख सकते हैं, कंठ को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कंठ को ही हम लोग स्वर यंत्र के रूप में भी जानते हैं, क्योंकि हमारे मुख में जो ध्वनि उत्पन्न होती है यह दोस्तों स्वर तंत्र के कारण ही उत्पन्न होती है। हमारे मुख में जब श्वसन क्रिया के क्रम में गैसों का आदान प्रदान होता है तो गैसों के आदान प्रदान होने के कारण जो स्वर यंत्र है इसमें दोस्तों क्या होता है, इसमें दोस्तों आपका एक वलय उपस्थित रहता है जो कंपन के कारण क्या करता है, यह ध्वनि उत्पन्न करता है और इसी ध्वनि के कारण क्या होता है कि हम आवाज अपने मुख से निकाल पाते हैं। तो दोस्तों जो आप स्वर यंत्र यानी जो आप कंठ देख रहे हैं, इस कंठ को श्वासनिका, देखिए जो आप पतली पतली पाइप देख रहे हैं ना, ये पतली पतली पाइप, ये पाइप, इन दोनों पाइप को ही कहा जाता है श्वसनी। तो दोस्तों आपके कंठ को यानी स्वर यंत्र को श्वसनी से मिलाने वाला जो नली होती है उसी नली को हम लोग श्वास नली के रूप में जानते हैं। क्या जानते हैं दोस्तों, जो आपका कंठ होता है और जो श्वसनी होता है, इन दोनों को मिलाने वाली जो नली होती है उसे ही हम लोग किस रूप में जानते हैं, उसे ही हम लोग श्वास नली के रूप में जानते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, मैंने परिभाषा में भी लिखवाया है, स्वर यंत्र को श्वासनिका से मिलाने वाली नली को श्वास नली कहते हैं, यानी स्वर यंत्र को श्वासनिका से जोड़ने वाला जो नली होगा वही श्वास नली के रूप में जाना जाता है। अगर हम बात करें इसकी लंबाई का तो दोस्तों श्वास नली की जो लंबाई होती है वो होती है 11 सेंटीमीटर। अगर बात करें दोस्तों इसके व्यास का अर्थात इसके चौड़ाई का तो वो होता है 16 मिलीमीटर। यहाँ पर दोस्तों जो आप देख रहे हैं ब्लैक कलर का, ये जो आप ब्लैक कलर का जो आप देख रहे हैं, ये वाला रिंग जैसा जो आप देख रहे हैं, ये जानते हैं ये दोस्तों एक तरीके का अपूर्ण वलय होता है। क्या होता है भाई, अपूर्ण वलय। अपूर्ण वलय कहने का मतलब कि यह दोस्तों बना हुआ रहता है उपास्थि से। ये किससे बना होता है, यह दोस्तों उपास्थि से बना रहता है और ये जो उपास्थि होता है यह दोस्तों सी के आकार का होता है, यानी यह पूर्णतः बिल्कुल भी गोल नहीं होता। तो ऐसा ही उपास्थि जो ईश्वर है उन्होंने क्या किया है, उन्होंने दोस्तों पूरे श्वास नली में ऐसा ही उपास्थि बनाया है। अब आप लोग सोचोगे कि इस उपास्थि का क्या जरूरत है श्वास नली में, तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि गैसों के आदान प्रदान के क्रम में जब इस श्वास नली से गैसों का निष्कासन होता है तो उस स्थिति में ये जो नली होती है इसे दोस्तों पिचकने का डर रहता है। जब इससे गैस बाहर निकलती है तो उस स्थिति में जो श्वास नली है आपकी, इसका दोस्तों पचकने की संभावना रहता है। तो इसको पचकने से बचाने के लिए, इस नली को संतुलन में रहने के लिए जो आपके उपास्थि है इसे ईश्वर ने बनाए हैं। अर्थात ये जो उपास्थि दोस्तों वो क्या करता है कि श्वास नली को पिचकने से बचाता है और साथ ही दोस्तों इस श्वास नली को एक सुरक्षा दोस्तों स्तर प्रदान करता है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि इस उपास्थि का आखिर जो कार्य है वो वास्तव में क्या होता है। देख लीजिए मैंने लिखाया भी है ट्रैकिया। ट्रैकिया कहने का मतलब श्वास नली को ही ट्रैकिया कहा जाता है। ट्रैकिया की पतली दीवार को मजबूती प्रदान करने के लिए बहुत से उपास्थि के अपूर्ण वलय क्रम से इसकी पूरी लंबाई में सजे होते हैं, यानी जितनी लंबाई तक आपकी श्वास नली होगी उतने लंबाई तक दोस्तों जो आपके ये सी आकार वाले जो उपास्थि होते हैं, वलय आकार वाले, यह दोस्तों क्रमबद्ध रूप से सजे हुए रहते हैं। क्योंकि श्वास नली जो होता है वो इतना पतला होता है कि दोस्तों आप कभी सोच तक भी नहीं सकते हैं। इसीलिए इस श्वास नली को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, इसे मजबूती प्रदान करने के लिए जो आपके वलय हैं दोस्तों वो यहाँ पर बनाए गए हैं ईश्वर द्वारा। ठीक है, आगे देख सकते हैं ये वलय ट्रैकिया से हवा के बाहर निकलते समय उसे पिचकने से रोकते हैं। नीचे की ओर यह नली वक्ष गुहा में पहुंचती है जहां यह विभाजित होकर दो भागों में बढ़ जाती है। दोस्तों जो आप दो ठो ये नली देख रहे हैं ना, ये जो पतली पतली जो आप दो ठो नली देख रहे हैं, ये जो दोनों जो नली आपको दिखाई दे रहा है यही दोनों नली दोस्तों आपके श्वास नली के भाग हैं। यानी श्वास नली जैसे ही दोस्तों वो नीचे की ओर जाती है तो ये क्या करता है कि दो भागों में बढ़ जाता है, जिसमें से जो पहला भाग है आपका चला जाता है पहले फेफड़े की ओर और जो दूसरा भाग है आपका वो चला जाता है दूसरे फेफड़े की ओर। और उस स्थिति में जो आपके श्वास नली का बटा हुआ दोस्तों जो भाग होता है उसे ही हम लोग श्वसनी के रूप में क्या करते हैं, जानते हैं। किस रूप में जानते हैं, तो श्वसनी के रूप में जानते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो इसका दूसरा भाग है ख नंबर श्वसनी, उसे समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए इसमें हम लोग बात करेंगे श्वसनी और श्वसनिका का। तो इसमें बताया जा रहा है जब श्वास नली अंत में दाईं ओर और बाईं ओर दो भागों में बढ़ जाती है तो प्रत्येक भाग श्वास नली का श्वसनी कहलाता है। तो मैंने तो खुद बताया भाई आप लोगों को कि हाँ ये है आपका श्वास नली। जब ये दोस्तों नीचे आकर दो भागों में बढ़ गई, यानी पहला जो भाग हुआ वो चला आया दोस्तों अपने पहले भाग के फेफड़े में और जो दूसरा भाग है वो चला आया अपने दूसरे भाग के फेफड़े में। तो उस स्थिति में ये जो दोस्तों आपका दोनों श्वास नली का जो भाग है वही दोस्तों किस रूप में जाना जाता है, तो वही दोस्तों श्वसनी के रूप में जाना जाता है। और यहाँ पर
पर इसका नाम प्राथमिक श्वसनी इसलिए दिया गया है क्योंकि जो आपका श्वास नली है इसका प्रथम बार विभाजन हुआ है, इसलिए इसको प्राथमिक श्वसनी के रूप में हम लोग बोलेंगे। दोस्तों आगे जाकर आपका जो ये प्राथमिक श्वसनी है ना, इसका भी विभाजन होगा, इसलिए हम लोग जब यहाँ पर श्वास नली का पहली बार विभाजन हुआ तो उसका नाम प्राथमिक श्वसनी दे दिए, ताकि आगे पढ़ने में आप लोग को बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम ना हो सके। ठीक, आगे बताया जा रहा है, देख सकते हैं। और जब यही प्राथमिक श्वसनी फेफड़ों में जाकर अपनी छोटी छोटी शाखाओं में विभाजित हो जाती है तब इन्हें द्वितीयक श्वसनी कहते हैं। यानी कहने का मतलब देख सकते हैं आप लोग, ध्यान से देखिए, जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से देखना आप लोग, ठीक है, देना ध्यान से। यहाँ पर जो श्वास नली है इसका जब पहली बार विभाजन हुआ तो पहली बार विभाजन होने के कारण इस श्वास नली को हम लोग श्वसनी के रूप में जाने, और इसलिए दोस्तों हम लोग इसको क्या नाम दिए, इसको हम लोगों ने प्राथमिक श्वसनी का नाम दिया क्योंकि इसका पहला बार विभाजन हुआ। अब दोस्तों देख सकते हैं कि जब यह फेफड़े में प्रवेश किया है, दो तो है ना आपका श्वसनी, एक है आपका बाएं तरफ और एक है आपका दाएं तरफ। तो दोस्तों आप बाएं तरफ भी देख सकते हैं और दाएं तरफ भी देख सकते हैं कि आपकी जो श्वसनी है प्राथमिक वाली वो बढ़ जा रही है। एगो इसमें बट गया, एगो इसमें बट गया, फिर एगो इसमें बट गया, यानी क्या हुआ, एगो फिर दो गो फिर तीन गो फिर इधर चार गो, यानी यह चार भागों में बट गया। इधर देख सकते हैं, इधर दोस्तों आपका कितने कितने भागों में बटा है भाई, तो देखिए दोस्तों इधर आप देख सकते हैं, एक इधर बट गया, फिर एगो इधर बट गया, फिर एगो इधर बट गया, फिर एगो इधर बट गया, यानी इधर भी 4-5 भागों में यह बट चुका है। तो उस स्थिति में आपका दोस्तों ये जो श्वसनी होगा वो जानते क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा द्वितीयक श्वसनी, क्योंकि इस श्वसनी का जो विभाजन है वो दूसरी बार हो रहा है। यानी इसका विभाजन कब हो रहा है, तो दूसरी बार हो रहा है, ठीक है। तो दूसरी बार होने के कारण ही इसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसे हम लोग द्वितीयक श्वसनी के रूप में बोलेंगे। फिर देखिए जब दोस्तों यह विभाजित हो चुका है, यानी कि इधर विभाजित हुआ, इधर विभाजित हुआ, इधर विभाजित हुआ, इधर विभाजित हुआ, तो दोस्तों देख सकते हैं कि जो द्वितीयक श्वसनी है आपका, ये क्या कहलाएगा, ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, द्वितीयक श्वसनी। 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 तो देख सकते हैं फिर ये जो आपका द्वितीयक श्वसनी है, द्वितीयक श्वसनी, ये फिर दोस्तों क्या हुआ, ये फिर बट गया है। देखिए इधर एक भाग, फिर इधर एक भाग, फिर इधर एक भाग, फिर इधर एक भाग, फिर दोस्तों देख सकते हैं ये जो आपका द्वितीयक श्वसनी है इधर बट गया, फिर इधर बट गया, फिर इधर बट गया। फिर देख सकते हैं ये जो आपका द्वितीयक श्वसनी है ये वाला इधर बट गया, इधर बट गया, फिर दोस्तों इधर बट गया। तो आप समझ पा रहे होंगे कि जब द्वितीयक श्वसनी पुनः से अपने आप में विभाजन कर लेती है तो उस स्थिति में इस श्वसनी का जो नाम है वो दिया जाता है तृतीयक श्वसनी, क्योंकि इसका जो विभाजन है वो तीसरी बार हो रहा है, ठीक है। और इसी प्रकार से दोस्तों बार बार क्या होगा, ये जो आपके श्वसनिकाएं होंगे वो अपने आप में विभाजन करते रहेंगे, और इस तरीके से दोस्तों ये जो श्वसनी है वो अपने आप को विभाजित कर छोटे छोटे शाखाओं में परिवर्तित हो जाएंगे। तो इसीलिए मैंने सारा चीज आप लोग को यहाँ पर लिखवा चुका है। देखिए जब यही प्राथमिक श्वसनी फेफड़ों में जाकर अपनी छोटी छोटी शाखाओं में विभाजित हो जाती है तब इन्हें द्वितीयक श्वसनी कहते हैं, और फिर द्वितीयक श्वसनी तृतीयक श्वसनियों में विभाजित हो जाती है। इसी प्रकार प्रत्येक तृतीयक श्वसनी अपनी छोटी छोटी श्वसनिका में विभाजित हो जाती है। यानी जो क्रम है वो लगातार क्या हो रहा है, ये दोस्तों जो क्रम है वो लगातार आगे की ओर बढ़ता जा रहा है। यानी विभाजन की जो क्रिया है वो दोस्तों लगातार होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है, और जितना विभाजन होता जाएगा उतना ही दोस्तों ये जो नली है आपकी, कौन सी नली, तो श्वास नली, वो उतना ही दोस्तों पतला 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 पतला, तो इतना ही दोस्तों ये पतला होता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि ये दोस्तों एक सिरा के बराबर हो जाएगा, जैसे पेड़ पौधा का पत्ती का जो सिरा होता है ना उसके दोस्तों बराबर हो जाएगा। उससे भी दोस्तों क्या होगा, ये जो आपका नली होगा श्वास नली वो दोस्तों उससे भी वो पतला हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर शाखा का नाम दिया गया है, यानी छोटी छोटी शाखाओं में यह विभाजित हो जाता है। तो यह श्वसनिका फेफड़ों में फैली हुई रहती है और सभी श्वसनिका आगे चलकर छोटी छोटी श्वसनिका में विभाजित हो जाती है। यानी जितना दोस्तों अपने आप को यह विभाजित करता रहेगा उतना ही दोस्तों क्या होगी, उतना ही दोस्तों ये अपने आप को पतले स्वरूप में परिवर्तित करती रहेगी। तो इस आधार पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि ये जो आपकी श्वसनिका होती है वो आगे चलकर छोटी छोटी श्वसनिका में विभाजित हो जाती है। इस प्रकार श्वसनी और श्वसनिका मिलकर एक बक्सनुमा संरचना बनाते हैं। श्वसनी कौन, तो श्वसनी ये वाले,
ये वाला श्वसनी। अब बाकी जितना दोस्तों आपका विभाजन हुआ है अंदर की ओर आपके श्वसनी का, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा श्वसनिका। क्या कहलाएगा भाई, तो वो कहलाएगा श्वसनिका। और यही श्वसनी और यही श्वसनिका दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, तो बक्सनुमा संरचना बनाते हैं। और ये जो बक्सनुमा संरचना बनता है वो कहाँ बनता है, तो वो बनता है फेफड़े के अंदर। ठीक है, आगे देख सकते हैं दोस्तों, मैंने बताया है जो कि अनेक शाखाओं में विभाजित होती है। इन शाखाओं के अंतिम छोर पर कुपिकाएं पाई जाती हैं और हमारे शरीर में गैसों का विनिमय इन्हीं कुपिकाओं के माध्यम से होता है। दोस्तों आपके माइंड में क्वेश्चन आता होगा कि सर जब श्वास नली का पहली बार विभाजन हुआ तो वो कहलाया प्राथमिक श्वसनी, जब दूसरी बार विभाजन हुआ तो वो कहलाया द्वितीय श्वसनी, और जब तीसरी बार विभाजन हुआ तो वो कहलाया तीसरी श्वसनी, और जब इसका चतुर्थ बार विभाजन हुआ होगा तब यह कहलाया होगा चतुर्थ श्वसनी। तो आखिर ये जो श्वास नली है वो अपने आप को कितना विभाजित करेगा, तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो श्वास नली है अर्थात ये जो श्वसनी है वो अपने आप को कितना विभाजित करेगा, इसके बारे में दोस्तों मैं आप लोग को नहीं बता सकता, अर्थात इसके बारे में तो गणना नहीं की जा सकती, लेकिन यह अपने आप को कहां तक विभाजित करेगा इसे दोस्तों मैं आप लोग को बता सकता हूं। अर्थात जो आपका श्वास नली है यह दोस्तों अपने आप को विभाजित करते हुए इसका जो समापन है वो कहां तक होगा, इसे दोस्तों मैं आप लोग को बता सकता हूं। तो दोस्तों इसका जो समापन है वो होगा, जानते कहां पर, वो होगा अंतिम छोर जो कुपिका है वहां पर, यानी इसके विभाजन का जो अंतिम छोर बिंदु होता है वो कहलाता है कुपिका। और इन्हीं कुपिकाओं की सहायता से आपके गैसों का जो आदान और जो प्रदान है वह दोस्तों फेफड़ों की सहायता से होते रहता है। यानी श्वसनिकाओं का जो अंतिम छोर है वही आपके कुपिका के रूप में जानी जाती है, जिसे हम लोग वायु कोष्ठिका के रूप में भी क्या करते हैं, हम लोग जानते हैं। तो आगे देख सकते हैं, नासिका से श्वसनिकाओं तक श्वसन तंत्र का संपूर्ण आंतरिक भाग पक्षांबिकाएं एपिथेलियम का बना होता है, जिससे श्लेष्मा का निर्माण होता है, जो कि सांस के साथ आने वाली वायु में अशुद्धि को हटाकर शुद्ध करके फेफड़ों की ओर पहुंचाता है। दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपके नासिका से लेकर कुपिका तक श्वसन नली का जो आंतरिक जो दोस्तों भाग है यह पूरा का पूरा बना होता है किसका, तो दोस्तों यह पूरा का पूरा बना होता है पक्षांबिकाएं एपिथेलियम का। और ये जो पक्षांबिकाएं जो एपिथेलियम है वो किसका स्राव करता है, यह दोस्तों श्लेष्मा का स्राव करता है। और श्लेष्मा के होने से क्या होता है कि यदि आपके श्वास नली में या आपके श्वसनिकाएं में अगर आपके वायु में अशुद्धियां उपस्थित रहती है तो उन अशुद्धियों को दोस्तों हटाकर वह उसे शुद्ध कर देती है। देखिए वायु में जो अशुद्धियां रहती है उसको तो पहले ही कौन हटाता है, उसको पहले ही दोस्तों हटा देता है जो परघान है ना, जिसको हम लोग प्रकोष्ठ के रूप में जानते हैं, जो नाक के दोस्तों आपके जो नासिका बेस में उसके बाहरी भाग में रहता है, तो ये पहले ही दोस्तों क्या करता है कि यही छान लेता है। लेकिन अगर कोई अशुद्धि इसमें रह भी जाती है तो उन अशुद्धियों को दूर करने में जो श्लेष्मा है यह अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आप ये समझ कर रखना कि नासिका से लेकर कुपिका तक यानी जितना दोस्तों आपका श्वसनी है या श्वसनिका है या आपका श्वसनली है, इसका जो पूरा का पूरा जो आंतरिक भाग होगा वह दोस्तों बना रहता है पक्षांबिकाएं एपिथेलियम से। और जब ये बना रहता है पक्षांबिकाएं एपिथेलियम से तो कहीं ना कहीं दोस्तों इसके अंदर श्लेष्मा का स्राव होगा ही, और जब श्लेष्मा का स्राव होगा तो इनके जो आंतरिक जो क्षेत्र होंगे वो सुरक्षित रहेंगे, यह दोस्तों बिल्कुल भी किसी भी अशुद्धियों के कारण प्रभावित नहीं हो सकते। क्योंकि आपके शरीर में जो फेफड़ा है वहां तक जो दोस्तों आपका गैस जाएगा वो शुद्ध ही जाएगा, अगर अशुद्ध गैस जाएगा तो उस स्थिति में आपके फेफड़े को नुकसान भी हो सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो धूम्रपान होता है, जैसे सिगरेट पीना हो गया या दोस्तों गांजा पीना हो गया, अगर आप धूम्रपान करते हैं तो नहीं करना चाहिए। इससे क्या हो सकता है कि हमारे फेफड़े को काफी नुकसान होता है और साथ ही जो हमारा फेफड़ा है यह दोस्तों सड़ भी सकता है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग समझकर रखना। आगे देख सकते हैं यहाँ पर फेफड़ा। अब देखिए जो आपके निचले श्वसन तंत्र का जो अंतिम भाग है फेफड़ा, उसी को हम लोग यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। बाकी जो कुछ भी है मैंने आप लोग को सारा चीज समझा दिया। कुपिका दोस्तों आप लोग समझ ही पाए कि कुपिका क्या कहलाता है, यह आपके श्वसनिकाओं का अंतिम दोस्तों यह छोर होता है जहां से आपके गैसों का जो आदान प्रदान है वो रुधिर के माध्यम से होता रहता है। ठीक है, इसी कुपिका की सहायता से जो आपके गैस है यह दोस्तों श्वसनिकाओं से होते हुए इस प्राथमिक श्वसनी तक पहुंचते हैं और तब दोस्तों यह श्वासनली से होते हुए आपके नासिका से बाहर निकल जाते हैं। कौन, जो गैस आपके शरीर से बाहर निकालनी होती है वो। ठीक है,
आगे देख सकते हैं, बात करते हैं फेफड़ा का। वक्ष गुहा में स्थित मनुष्य का फेफड़ा लचीले, कोमल और हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। यानी इनका जो रंग होता है वो हल्का गुलाबी होता है, साथ ही ये बहुत ही लचीले होते हैं। लचीले इसलिए होते हैं क्योंकि दोस्तों हमारा जो फेफड़ा होता है यह स्पंजी ऊतकों से बना होता है। स्पंजी ऊतक एक ऐसे ऊतक होते हैं जो काफी मुलायम होते हैं, जो काफी दोस्तों सॉफ्ट होते हैं। तो जब दोस्तों आपका फेफड़ा स्पंजी ऊतकों से मिलकर बना होता है तो कहीं ना कहीं दोस्तों यह कोमल तो होगा ही। जब यह कोमल होगा तो लचीला तो खुद पर खुद होगा। बात करें कलर का तो दोस्तों इसका जो कलर होता है वो हल्का गुलाबी रंग का होता है। आगे देख सकते हैं, जो हृदय के दाईं और बाईं ओर पल्लुर गुहाओं में स्थित होते हैं। देखिए ये जो भाग देख रहे हैं ना, जहाँ पर प्राथमिक और दूसरी लिखे हैं, यहीं पर दोस्तों आपका हृदय उपस्थित रहता है। यही वाला जो आपका बीच वाला भाग है ये किसका स्थान है? ये दोस्तों आपका जो बीच वाला भाग है यह हृदय का स्थान है। तो मैंने बताया भी है, देखिए तीर देकर, हृदय का स्थान। तो हृदय का जो स्थान है तो इसके बाएं तरफ क्या है? इसके बाएं तरफ आपका ये फेफड़ा, हृदय के जो दाएं तरफ है वो आपका ये वाला फेफड़ा है। ठीक है, यानी दोनों फेफड़े आपके हृदय के बाएं और दाएं तरफ उपस्थित रहते हैं। कहाँ पर? तो दोस्तों देख सकते हैं पल्लुर गुहाओं में, यानी कि देख सकते हैं पैराटाइल पल्लुरा में। जो आप ये देख पा रहे हो ना, ये वाला देखो, जो ब्लू कलर को दोस्तों मैंने यहाँ पर चिन्हित किया है, ब्लू कलर को चिन्हित किया है, ये वाला इसी को क्या कहते हैं? इसी को बोलते हैं पैराटाइल पल्लुरा। देखिए यहाँ पर बताए हैं पैराटाइल पल्लुरा। तो आप लोग जानोगे आगे, देखिए कैसे। पल्लुर गुहा के चारों ओर पल्लुर मेम्ब्रेन का पतला आवरण होता है जिसे पैराटाइल पल्लुरा कहते हैं। पतला जो आवरण देख रहे हैं, इसके जो चारों तरफ जो पतला आवरण देख रहे हैं उसी को कहा जाता है पैराटाइल पल्लुरा। इसका काम क्या होता है भाई? इसका काम होता है फेफड़ा और पल्लुरा के बीच म्यूकस जैसा चिकना तरल पदार्थ होता है जो फेफड़े के फैलने और सिकुड़ने अर्थात वास्तविक रूप में लौटने से होने वाले घर्षण को कम करता है। जब आप सांस लेते हैं और जब आप सांस छोड़ते हैं तो सांस लेने और छोड़ने के क्रम में जो आपका फेफड़ा होता है वो सिकुड़ता है, फिर फैलता है, फिर सिकुड़ता है, फिर फैलता है, फिर सिकुड़ता है, फिर फैलता है। तो सिकुड़ने और फैलने के क्रम में क्या होता है कि इस फेफड़े में दोस्तों जो घर्षण का जो प्रभाव है उसे कम करने का जो प्रयास है वो करता है कौन? तो वो करता है पैराटाइल पल्लुरा। क्यों करता है भाई? क्योंकि दोस्तों आपके पल्लुरा और फेफड़ा हाई क्या चाहिए, ये है दोस्तों आपका फेफड़ा काला कलर का, हाई जो आप देख रहे हो ब्लू कलर का, ये आपका दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये आपका क्या चाहिए? तो ये है दोस्तों आपका पल्लुरा। तो दोस्तों ये पल्लुरा और ये दोस्तों आप जो देख रहे हैं फेफड़ा का जो बाहरी हिस्सा, इसके बीच में क्या होता है? म्यूकस जैसा चिकना पदार्थ होता है जो कि फेफड़े में होने वाले घर्षण को कम करने का प्रयास करता है। मनुष्य का दाहिना फेफड़ा बाएं फेफड़े से लंबाई में थोड़ा छोटा और चौड़ाई में थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ये बहुत ही मेन पॉइंट है आप लोग को समझने का। मनुष्य का जो दाहिना फेफड़ा होता है वो बाएं फेफड़े की तुलना में लंबाई में थोड़ा सा छोटा होता है और चौड़ाई में थोड़ा सा ज़्यादा होता है। पुरुषों की तुलना में स्त्रियों के फेफड़े थोड़े हल्के होते हैं, यानी वजन में क्या होते हैं थोड़े दोस्तों वो कम होते हैं। साथ ही आप देख सकते हैं कि बायां फेफड़ा 2 खंडों में और दायां फेफड़ा 3 खंडों में विभाजित रहता है। कोई पूछे कि मनुष्य में जो बायां फेफड़ा होता है वो कितने खंडों में विभाजित रहता है, तो दोस्तों आप बता सकते हैं वो 2 खंडों में विभाजित रहता है। जो दायां फेफड़ा होता है वो कितने खंडों में विभाजित रहता है, तो वह दोस्तों 3 खंडों में विभाजित रहता है। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे कि मनुष्य में जो बायां फेफड़ा होता है वो कितने खंडों में विभाजित रहता है, तो वो दोस्तों रहता है 2 खंडों में। जो दायां फेफड़ा होता है वो रहता है 3 खंडों में विभाजित। इसे आप लोग समझ कर रखना। आगे है प्रत्येक खंड में कुछ उपखंड होते हैं और प्रत्येक उपखंड अनेकों छोटे छोटे खंडों में विभाजित रहता है। यानी कहने का मतलब कि जो आपका फेफड़ा है इसका जो प्रारंभिक जो दोस्तों खंड होगा वो कितना होगा, किस में? तो दोस्तों बायां में। तो बायां में जो दोस्तों प्रारंभिक खंड होगा वो होगा 2 गो। जो दायां है उसमें प्रारंभिक जो खंड होगा वो होगा 3 गो। और बाद में दोस्तों ये जो खंड होते हैं वो विभाजित होते रहते हैं, जिसे हम लोग उपखंड के रूप में क्या करते हैं? उपखंड के रूप में हम लोग जानते हैं। मनुष्य के दोनों फेफड़ों में करीब 30 मिलियन कुपिकाएं पाई जाती हैं। अब देखो दोस्तों 30 मिलियन मैंने क्यों बोला? मैंने अभी बताया कि जो आपके श्वास नली का जो विभाजन है वो कितना हुआ है ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन कहां तक हुआ है ये हम बता सकते हैं। तो दोस्तों ये हुआ है कुपिका तक। तो दोस्तों जब आपकी कुपिकाएं 30 मिलियन होती हैं तो कहीं ना कहीं जो श्वास नली का विभाजन है वो दोस्तों श्वसनी के रूप में कितनी बार हुआ होगा? तो यह दोस्तों हुआ होगा 30 मिलियन बार। इसीलिए जो कुपिकाएं वो भी कितनी हो चुकी हैं? वो भी दोस्तों हो चुकी है
30 मिलियन, जो कि सारी केशिकाओं से घिरा रहता है। यानी इन्हीं केशिकाओं के कारण दोस्तों आपके शरीर से जो गैसों का आदान और जो प्रदान है वो कुपिकाओं की रुधिर के माध्यम से संभव हो पाता है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने ये जाना निचले श्वसन तंत्र में कि जो श्वास नली है वो क्या कहलाता है, और साथ ही जो श्वास नली है वो किस तरीके से अपने आप को श्वसनिक रूप में परिवर्तित कर लेती है, और साथ ही जो आपका फेफड़ा होता है वो क्या कहलाता है, और फेफड़ा के जो कार्य और जो गुण होते हैं वो क्या होते हैं, वो सारा चीज हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से समझा। दोस्तों अब ये जो है आपका हरियर कलर का जो आप देख रहे हो ये वाला, ये दोस्तों का ये आपका डायफ्राम, और ये जो डायफ्राम है इसे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे किसमें, तो हम लोग अंतिम श्वसन तंत्र में, जो तीसरा भाग है ना अंतिम श्वसन तंत्र, जिसे हम लोग श्वसन मांसपेशिया के रूप में भी जानते हैं, उसी में हम लोग इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो प्लीज आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।